हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमने पहले के लेक्चर्स में ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 5 अप टू चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। ये जो आज का वीडियो होने वाला है, इसमें हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि बायोमोलिक्यूल्स का एक वीडियो बना दीजिए। तो बायोमोलिक्यूल्स का ये एक रिवीजन फॉर्मेट है, ये डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये वन शॉट क्विक रिवीजन है। हम इसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ अभी के लिए मैंने क्या करा है, एक क्विक रिवीजन वीडियो आपको बनाया है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा, नॉट इन डिटेल बट इन शॉर्ट। तो जितने भी बच्चे ये चाहते हैं कि इनका बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो ना एक रिवीजन वीडियो चाहिए था, तो आप यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। बाद में मैं इसे डिटेल में आपको कवर करा दूंगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं जो हमें लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल होते हैं। हमने माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स देखे थे। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है 1000 डेल्टन से। देखो, एक नई चीज देखने मिल गई हमें कि 1000 डेल्टन से जिनका वेट कम होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, बाकी के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। और क्या देखा था हमने कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इन्हीं से आपका मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। फिर हम अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक इनमें अमीनो ग्रुप है, एक इनमें अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। एंड बोथ दीज आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। एक सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हम इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोप्रोटीन, ठीक है। 20 टाइप के अमीनो एसिड से ही हमारे बॉडी के प्रोटीन बनते हैं, इसलिए हम इसे हेटेरोप्रोटीन बोलते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड्स कैन बी। अब देखो, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड 3 टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक में आता है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन और न्यूट्रल में वैलिन। 3 टाइप के, इन तीनों के स्ट्रक्चर में ही मैंने बताए थे, जिससे याद नहीं है वो एक बार बुक में इनके स्ट्रक्चर देख लेना, अगर आगे होंगे तो बता दूंगी। चलो, इसके बाद में लिपिड्स की बात करें अब हम, तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वाटर इनसॉल्युबल, ये एक्सेप्शन बताया था मैंने, ध्यान है? हमने वो एक्सपेरिमेंट करा था, ये ऐसा वाला, उसमें बताया था, कॉटन वाले एक्सपेरिमेंट में एक्सेप्शन होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, लिपिड्स। और फैट्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड फैटी एसिड, जब हम इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है टू एन आर ग्रुप कंटेनिंग 1 to 19 कार्बन, मतलब कि 1 2 3 ऐसे करके 19 तक, 1 to 19 तक कार्बन चेन होती है पूरी, ठीक है। और इन्हीं में एक होता है आपका आर ग्रुप और एक होता है क्या प्रेजेंट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड विथ, मतलब जो सैचुरेटेड है, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है जिनकी कार्बन चेन में, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपकी कार्बन चेन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड चलता आ रहा है, ये है फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जाम्पल, पाल्मिटिक एसिड एंड ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड और ब्यूटरिक एसिड। अनसैचुरेटेड की बात करें तो विथ 1 और मोर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, मे बी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो,
एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिस कार्बन चेन में, वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे ओलिक एसिड, नाइलोनिक एसिड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। लिपिड्स के बाद में ग्लिसरॉल की बात करेंगे। ग्लिसरॉल क्या होता है? ये सिंपल लिपिड होता है। ये क्या होता है? ये एक सिंपल लिपिड होता है और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं हम इसे। क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी। ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों? एक, दो और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तीन OH प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको ट्राई हाइड्रोक्सिल ग्रुप बुलाते हैं। Some lipids have fatty acid esterified with glycerol। कुछ लिपिड्स में फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। दे कैन बी मोनोग्लिसरॉइड, या तो वो मोनोग्लिसरॉइड होंगे, एक ग्लिसरॉल है, डाइग्लिसरॉइड, दो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, या फिर ट्राइग्लिसरॉइड, तीन ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ट्राइग्लिसरॉइड में देखो R1 R2 R3, ये देखो R1 R2 एंड R3, तीन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट है। R1 R2 R3 आर फैटी एसिड, R1 R2 R3 फैटी एसिड्स है। और ग्लिसरॉल का क्या है? ये पूरा का पूरा एक ग्लिसरॉल, ये दूसरा ग्लिसरॉल, ये तीसरा ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, डाई में दो, मोनो में एक। फिर आप फॉस्फोलिपिड्स पे। फॉस्फोलिपिड्स आर द कंपाउंड विद फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल लेसिटिन। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स के कंपाउंड होते हैं जिसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, फॉस्फोरस एंड लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। अब देखो नाइट्रोजन बेसिस होती है। एक चीज समझना, ये 12th में है तुम लोगों को। प्यूरिन, पायरिमिडीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब 12th क्लास में है, बट हमें ये यहाँ पर समझना, बेसिक समझना जरूरी है। तो इनको समझो। क्या होता है? कुछ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस लिखा है, नाइट्रोजन बेसिस, तो ये क्या है? कार्बन कंपाउंड विथ हेटेरोसाइकिल रिंग्स होती है। मतलब जो डीएनए होता है ना हमारा, उस डीएनए में क्या होता है? बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ATGC। ठीक है, ATGC और AUGC, तो ये दो टाइप के बेस पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन्हीं बेस पेयर्स को ना हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं। अब इन्हें हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। ए है एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब जब हम इन्हें डिवाइड कर दें तो प्यूरिन जो होता है वो होता है एडेनाइन एंड ग्वानाइन, AG। ठीक है, AG क्या है? प्यूरिन है। पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये डीएनए में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं आपके, उन्हीं की बात चल रही है। ठीक है, तो एडेनाइन, ग्वानाइन आर प्यूरिन, पायरिमिडीन क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं। उसमें भी आ सकता है, नहीं हाँ, कल मल्टीपल चॉइस में, कि इनमें से कौन सा प्यूरिन नहीं है या इनमें से कौन सा प्यूरिन है। तो ध्यान रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्यूरिन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन। तो एडेनाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्यूरिन AG है, पायरिमिडीन CUT। ठीक है, कट, AG कट, ऐसे याद रखना, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। अब ये तीनों टर्म भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं हम, किसकी? साइड की। तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर आता है। और क्या क्या आता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टाइड, ये न्यूक्लियोसाइड था। न्यूक्लियोटाइड में बस फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर है, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं।
टाइड हम तब बोलेंगे जब उसमें फॉस्फेट ग्रुपाइड हो जाएगा। फिर न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए है, सिंपल। डीएनए और आरएनए आर योर न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? और अब भी बताया था मैंने, नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस आपके होते हैं एटीजीसी। ATGC आर योर नाइट्रोजिनस बेसिस, या फिर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आर योर नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। हमने माइक्रोमोलिक्यूल देखा जिनमें क्या होता था, जिनमें जो 10,000 डाल्टन से कम होते थे वो होते थे माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? जिनमें 10,000 डाल्टन से ज्यादा वेट होता है या फिर उनके बराबर का होता है। फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, इन्हें आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स 12th की केमिस्ट्री में भी तो है। हाँ है, बिल्कुल है, वो और डिटेल में है, वो और डिटेल में है। अभी हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जब 12th में जो बायोमोलिक्यूल है वो और ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। Now see this, lipids are not strictly macromolecules. Lipids जो है वो macromolecules नहीं है। ये भी, this is the most important point I have already told you in yesterday's class also, that lipids are the micromolecules. Lipids are the micromolecules as their molecular weight do not extend from 800 Dalton, but form a part of acid insoluble pool. ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स आदि माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट दे आर एसिड इनसॉल्युबल। ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम इन्हें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम इन्हें फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो ये फिल्टर नहीं होते हैं। एज अ फिल्ट्रेट ये बाहर नहीं आएंगे, ये आपको एज अ रेमिनेंट ही मिलेंगे, बट स्टिल दे आर माइक्रोमोलिक्यूल because their molecular weight do not extend from 800 Dalton. नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। अब हम कहाँ तक है ये? ठीक है, 3 पेज और हैं। जल्दी जल्दी से मैं तुम्हारा ये रिवीजन करा रही हूँ कि एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का तुम्हारा कवर हो जाए। डिटेल्ड में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आपको वेट देखना है। एक उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बना दिया, एक मेजरमेंट बना दिया कि अगर 1000 डाल्टन से कम है तो वो माइक्रोमोलिक्यूल, खत्म, बाकी की चीजें नहीं देखेंगे। और अगर वो 10,000 डाल्टन से उसका ज्यादा वेट है तो दैट मीन्स दिस इज योर मैक्रोमोलिक्यूल, दैट्स इट। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है। Proteins are the polymers of amino acid linked by peptide bond. Proteins are the polymers of amino acids linked by peptide bond. It is heteropolymer. Proteins are made by 20 different type of amino acids. Therefore, they are known as heteropolymers. Now, for function of protein, refer table 9.5, page number 147. खोलो जल्दी फटाफट बुक में, पेज नंबर 147 फटाफट से बुक में खोलो। यहाँ पे तुम लोग को टेबल नंबर 9.5 दिख रही है, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पे पहला प्रोटीन आपको दिया है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है? इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये क्या है? इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है कोलेजन। कोलेजन सुना है नाम? कोलेजन फाइबर्स सुना होगा। कोलेजन के ना अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, तुम्हें पता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन पाउडर, ये प्रोटीन होता है बेसिकली। तो ये कोलेजन प्रोटीन पाउडर्स आपको कोलेजन रिच, पता क्या आता है? कोलेजन रिच फूड आते हैं। ठीक है। कोलेजन प्रोटीन का अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के इंटरसेल्युलर। ठीक है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो ये आपके स्किन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हेयर के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बहुत एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। जब आपको अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को क्या करना, इंप्रूव करना, और रिंकल्स घटाने हैं, रफनेस आपको कम करनी है, एजिंग की जो साइन है उन्हें कम करना है, तो आप कोलेजन लो। क्या लो?
कोलेजन लो। एंड कोलेजन ऑल्सो इंक्रीज डेंसिटी इन द बोन। बोन में जब आपके वो हो जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है, वीक होने लगती है आपकी बोन, तो ये कोलेजन जो होता है वो आपके जॉइंट पेन और बैक पेन और नी पेन इन सबको इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब दूसरे प्रोटीन की बात करें हम। दूसरे प्रोटीन मतलब ये समझ लो कोलेजन जो है वो हर चीज को इम्प्रूव करता है। दूसरे प्रोटीन पे आ जाओ। अब बात करेंगे हम ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन में देखो ये एक एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है? इंटेस्टाइन में बनता है। एक एंजाइम की तरह काम करता है, इंटेस्टाइन में बनता है आपका ट्रिप्सिन। एंड ट्रिप्सिन इज बेसिकली एन एंजाइम जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और डाइजेशन को बिगिन करेगा। ठीक है, तो ये काम है आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ट्रिप्सिन इज बेसिकली एंजाइम। इंसुलिन, ये तो सभी ने सुना होगा। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि बीटा सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बीटा सेल्स बनाते हैं। इट रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये क्या करेगा? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ब्लड में, फ्रॉम ब्लड इनटू लिवर। ठीक है, और क्या काम होता है इंसुलिन हार्मोन का? बेसिकली ग्लूकोज अपटेक ही करता है। क्या करता है? ग्लूकोज अपटेक करता है आपका। देखा होगा कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होती है, वो इंजेक्शंस लेते हैं। देखा है कभी ऐसा? जो इंजेक्शंस लेते हैं, डायबिटीज होती है जिन्हें, वो क्या करते हैं? इंजेक्शंस ले। अच्छा, ये यहाँ लिखो प्रोटीन, यहाँ लिखो फंक्शन। पहला मैंने बताया कोलेजन, कोलेजन का फंक्शन था। कोलेजन का फंक्शन लिखो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। दूसरा लिखो ट्रिप्सिन, उसके आगे लिखो एंजाइम। तीसरा लिखो इंसुलिन, उसके आगे लिखो हार्मोन। चौथा लिखो, हाँ हार्मोन, अभी मैंने यही बता रही हूँ। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, वो इंजेक्शंस लेते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है? सुना होगा, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। वो आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब अगले प्रोटीन की बात करें तो आता है एंटीबॉडी। वेरी सिंपल। अब एंटीबॉडीज क्या है भाई? एंटीबॉडीज जो है वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना एंटीबॉडी fights against infection, infectious agents, fight against infectious agents। फिर रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर क्या होते हैं? ये सेंसरी रिसेप्शंस होते हैं, जैसे स्मेल, टेस्ट और कई सारी चीजें। ठीक है, स्मेल और टेस्ट मेन है इनके। नेक्स्ट आता है आपका GLUT4, GLUT, GLUT4। दिस enables, right here, enables glucose transport into the cell। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को एनेबल करता है। क्लियर हो गया इतना? ये बहुत फटाफट वाला रिवीजन है, क्विक रिवीजन। जिसको भी पढ़ना हो फटाफट से क्या करो, बस ये उठाओ। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, ये PDF जो है इसको एक बार रीड कर लो। छोटी छोटी सी चीजें हैं, पूरा बायोमोलिक्यूल्स अगर आपने डीप में ये पढ़ लिया है तो ये आपको बहुत अच्छे से रिवीजन के लिए बहुत अच्छे नोट्स है। और ऐसे और चैप्टर्स के नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्विक रिवीजन वाले नोट्स चाहिए। ठीक है, मांग लेना मुझसे। अब देखो, अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। 4 टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। Primary structure is found in the form of linear sequence of amino acid. Primary structure is found in the form of linear sequence in amino acid. First amino acid is called N-terminal। जो पहला अमीनो एसिड होता है, ये मान लो एक चेन है, तो ये जो पहला अमीनो एसिड होगा इसको हम बोलेंगे N-terminal। क्या बोलेंगे इसको हम? एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है इसको हम क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल अमीनो एसिड। क्लियर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोज फोल्डिंग और कॉइलिंग विच इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें फोल्डिंग एंड कॉइलिंग हो जाती है। ये आपका पहला हो गया। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में
इस तरह की फोल्डिंग या कॉइलिंग देखने मिलती है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व। राइट हैंडेड हेलिकल, देखो राइट हैंड साइड ये ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फिब्रस प्रोटीन इन हेयर्स एंड नेल्स, जो हेयर में और नेल में फिब्रस प्रोटीन होता है, ये इसके एग्जाम्पल है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें हम, टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। तो वो क्या है, दिस इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर, दिस इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर एंड गिव्स अ 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। ये आपको 3D व्यू देगा। एग्जाम्पल मायोसिन। अब फोर्थ की बात करें हम, फोर्थ इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, two or more polypeptides with their folding and coiling are arranged with respect to each other। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड अरेंज हो जाते हैं with respect to each other। एग्जाम्पल ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, एक होता है 2A एंड 2B सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वाटरनरी है। ठीक है, क्या होगा 2A और 2B सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और ये ह्यूमन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आओ पेप्टाइड बॉन्ड पे। अब हम किसकी बात करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप। एक अमीनो एसिड है COOH और एक अमीनो ग्रुप है। ये मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को, कल पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था ना, कैसा होता है पेप्टाइड बॉन्ड, कि ऐसे आपके दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक यहाँ, तो बीच में ये वहां पे बॉन्ड बना लेगा, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये वाटर मोटिलिटी को अलग कर देगा, वाटर को यहाँ से रिमूव। नेक्स्ट, पॉलीसेकेराइड्स। वाटर पॉलीसेकेराइड्स लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। पॉलीसेकेराइड्स आर दी लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, बहुत लंबी चेन होती है शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स के ऐड होके पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं। एक होता है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन एंड काइटिन। स्टार्च क्या होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, स्टार्च प्लांट से प्रेजेंट होता है, प्लांट टिश्यू में क्या होता है, स्टोर हाउस होता है एंड फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ ब्रांच्ड होमोपॉलीमर, ये एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब कि सेम टाइप ऑफ प्रोटीन से, सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना हुआ है। फाउंड एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स, ये ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसमें, एनिमल्स में। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। काइटिन इज केमिकली मॉडिफाइड शुगर, काइटिन क्या है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, अमीनो शुगर। एन एसिडिल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिडिल गैलेक्टोसामाइन होता है ये। फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, काइटिन याद आया, आर्थ्रोपोड्स में काइटिन पढ़ा है ना हमने आर्थ्रोपोडा में, काइटिन एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का, तो ये क्या है, ये एक अमीनो शुगर है, एन एसिडिल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़े पाथवे की बात करेंगे। एक होता है एनाबॉलिक पाथवे, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं कोई बात नहीं, नहीं आने दो समझ में, बस इन चीजों को सुन लो और ये समझो, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तब हमें ये इसकी डेफिनेशन, बेसिक बेसिक चीजें पता रहेंगी, तो डिटेल में पढ़ने में और मजा आएगा। सुना सुना मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये लगेगा कि हाँ हमने एक बार इसको समझ लिया बेसिक फॉर्म में, अब हम उसको डिटेल फॉर्म में बाद में पढ़ लेंगे। अब एनाबॉलिक पाथवे क्या है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर बनाता है और एनर्जी को कंज्यूम करता है।
जैसे कि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? लीड्स टू द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर leads to the formation of simpler structure from complex structure। अब क्या होगा इसमें? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना, उल्टा हो जाएगा, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। बस अभी के लिए इतना ही समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एंजाइम्स की बात करेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। बताओ, अच्छा कौन बताएगा एंजाइम्स क्या होते हैं? मैंने पहले भी कई बार पूछा है और बहुत इजी सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। क्या काम होता है एंजाइम्स का? स्पीड अप द प्रोसेस। एंजाइम्स आर दी बायोकैटालिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या फिर स्लो डाउन। नाउ सारे के सारे, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सारे के सारे, लगभग सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। चलो अब देखो, सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अब हम राइबोसोम्स की बात करें, अगर राइबोसोम्स, तो न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम। राइबोसोम ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जो जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करती हैं। अब एंजाइम्स हैज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। Active site of an enzyme is a क्रेवाइक और पॉकेट into which substrate fits। एक एंजाइम की ना एक्टिव साइट होती है जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है। एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम जो होते हैं वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होकर रहते हैं। दे आर थर्मोस्टेबल। एंजाइम थर्मोस्टेबल होते हैं। एंजाइम जो है वो एक्सेलरेट द रिएक्शन मेनी फोल्ड्स। रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और एंजाइम रिएक्शन की एनर्जी ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ई एंजाइम, एस सबस्ट्रेट एंड बी पी प्रोडक्ट। तो ये ई प्लस एस एंजाइम सबस्ट्रेट, ये एक्सचेंज होता रहता है। ई प्लस पी, ई पी क्या है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब इसको हम अभी मत समझो, इस पॉइंट को बिल्कुल मत समझो, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ इसको, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसको, मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगी। अब ये समझो कि एंजाइम के फैक्टर को डिस्टर्ब कौन कर देता है? एंजाइम के एक्टिविटी को डिस्टर्ब कौन करेगा? पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय ही कर देगा। पीएच क्या करेगा? पीएच क्या करता है? एंजाइम फंक्शन इन द नैरो पीएच, नैरो रेंज ऑफ पीएच। अगर हाई पीएच है तो हाईएस्ट एक्टिविटी जो होती है पीएच की, इसमें देखो बुक में तुम लोगों की एक टेबल दी है 9.7 फिगर, पेज नंबर 157 पे 9.7 दिया है कि एक ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच होता है, एक वो दिख रहा है फिगर, ऐसा फिगर बना हुआ है देखो, ऐसा, ये वाला फिगर। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आके जो एंजाइम होगा वो हाईएस्ट काम करेगा। तो क्या होता है ना कि टेम्परेचर और पीएच दोनों चीजों में सेम ही ग्राफ है। टेम्परेचर और पीएच दोनों का सेम ही ग्राफ बना हुआ है। इसमें ये ग्राफ क्या आपको बताना चाह रहा है? ये ग्राफ आपको बताता है कि एंजाइम जो है वो जनरली एक नैरो रेंज होती है, मतलब एक ऑप्टिमम, ना ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, एक ऑप्टिमम रेंज होती है, वहां पे वो प्रॉपरली काम करता है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट जहां पे वो काम कर रहा है, जो नैरो रेंज है जहां पे वो काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच इसको हम बोलते हैं, जहां पे आपका एंजाइम जो है हाईएस्ट काम कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का भी एक आपका ग्राफ है, इसका एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या है? इस टाइप का एक ग्राफ तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये
यहाँ लिखा होगा वी मैक्स, यहाँ क्या लिखा होगा, वी मैक्स लिखा होगा, वी मैक्स, और यहाँ पे वी मैक्स बाय 2 लिखा होगा, वी मैक्स बाय 2, फिर और यहाँ क्या लिखा है, वेलोसिटी, यहाँ लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वी से डिनोट कर रहे होंगे, और नीचे यहाँ पे ऐसा बना है ये, दिस इज योर के एम, और नीचे ये आपका एस है, दिस इज एस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या होता है, when the with the increase in the substrate concentration, जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी जो होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो सबसे पहले बढ़ जाती है। जब भी आपका क्या बढ़ेगा, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी सबसे पहले बढ़ जाएगी। ठीक है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स पे वो पहुंच जाता है, जो कि फर्दर एक्सीड नहीं होती है, जो कि फर्दर एक्सीड नहीं होगी। एक वी मैक्स पे पहुंच गया ना, जब ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, फिर ये एक्सीड नहीं हो सकता कि बिल्कुल ऊपर और चला जाए, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वी मैक्स पे पहुंच गया, अगर एक वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच गया तो बस यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कम होते हैं और एक सैचुरेशन पे पहुंचने के बाद पे वो बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना बेसिक सा ग्राफ तुम लोग समझ लो। एंजाइम इनहिबिशन की बात करें अब हम, एंजाइम इनहिबिशन मींस व्हेन द बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहिबिशन, इनहिबिट कर देना, ठीक है, इनहिबिट कर देना, एंड केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। कोई भी एंजाइम बढ़िया अपना जा रहा था, बढ़िया अपना आराम से, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये खुशी खुशी जा रहा था, अपना काम कर रहा था, बट बीच में इसके काम में दखल डालने के लिए, इसके काम में दखल डालने के लिए यहाँ पे एक इनहिबिटर आ गया, एक बड़ा सा कोई इनहिबिटर आ गया इसको परेशान करने के लिए कि ना भाई अब तू नहीं जा सकता आगे, ठीक है, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, हा हा हा, ठीक है, इसने बोला नहीं जाने दूंगा मैं। तो यहाँ पे बेचारा जाते 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 यहाँ पे इनहिबिट हो गया कि अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है, दिस इज योर इनहिबिटर, ये जिसने इसको ब्लॉक करा ये आपका इनहिबिटर है, एंड दिस प्रोसेस, इसको रोकने की प्रोसेस को हम बोलेंगे एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, समझ आ गया। अब आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में inhibitor closely resembles the substrate in its molecule structure and inhibit the enzyme activity, मतलब कि ये क्या करेगा, एक इनहिबिटर ऐसा आ जाएगा जो कि सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। ठीक है, जब कोई सबस्ट्रेट की तरह काम करता है तो बेचारा एंजाइम डर जाएगा। हम क्या करते हैं, खेतों में क्या करेंगे हम, खेत होते हैं, फील्ड्स होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी खेती है, यहाँ पे हमें बर्ड्स को भगाना है, बर्ड्स को हमें भगाना है, ये बर्ड है यहाँ पे, हमें इन्हें भगाना, तो हम इन्हें डराने के लिए क्या करते हैं, डराने के लिए हम यहाँ पे ऐसे बिजूका लगा देते हैं ना, ये ऐसे लकड़ी पर टांग बिजू का मतलब कि ऐसे डराने के लिए ना, एक कुछ भी कार्टून टाइप का बना दिया जाता है, देखा होगा, मटका रख के या कुछ भी रख के ऐसे, बिजूका बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, बिजूका होता है। तो अब बेचारे बर्ड्स तो मासूम से, उन्हें क्या पता ये क्या लकड़ी पे लगा दिया, तो ये इसको देख के ये सोचते हैं कोई खड़ा है भाई यहाँ पे, यहाँ पे हम इन्हें बिजूका बोलते, तो ऐसे ये लगा देते हैं जिससे कि बर्ड जो है वो दूर से देख के डर जाएगा और भाग जाएगा, सोचेगा कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं कि जो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं,
सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। जैसे ये एक इंसान की तरह काम कर रहा है यहाँ खेत में, ऐसे ही ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे और जब मॉलिक्यूलर स्टेज में, और एंजाइम जो है वो बेचारा डर जाएगा। एंजाइम समझेगा कि ये भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो भाग लो यहाँ से, निकल लो। तो जैसे ये बर्ड्स यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसे ही वो एंजाइम भी यहाँ से भाग जाएगा। स्केयर क्रो बोलते हैं। ओके, सो दिस इज स्केयर क्रो। पर सिर्फ क्रो को नहीं डराता है, ये सारे बर्ड्स को डराता है। लेकिन आजकल के बर्ड्स जो है वो काफी इंटेलिजेंट है, वो नहीं डरते इनसे। ना कोई जानवर डरता है, ना कोई डरता है। अपने आप खड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। चलो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इनकी भी बात कर लेते हैं हम। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन। देखो ये तुम्हारा चैप्टर ऐसे इतना प्रिपेयर हो गया है कि हाँ, अगर कुछ पूछ लिया तो मैं एटलीस्ट उसमें कुछ तो लिख ही सकती हूँ। एकदम ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। हमें हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। एटलीस्ट 1 मार्कर क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम, स्कूल एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करें हम। चलो अब देखो, एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो, नाम बस एक बार देख लो कि एक होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये सब नाम से समझ में आते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है? ऑक्सीडो रिडक्शन करेगा दो सबस्ट्रेट्स में। ट्रांसफरेज क्या करेगा? कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। हाइड्रोलेज क्या कैटालाइज करेगा? ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सीसी बॉन्ड, पीएन बॉन्ड, इन सबको। लाइएज क्या करेगा? ये रिमूव करेगा ग्रुप को सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को छोड़ के दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू। आइसोमेरेज क्या करेगा? इंटर कन्वर्जन करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का। देखो अब एक वर्ड आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर समझ लो, लास्ट टॉपिक है ये बिल्कुल, कोफैक्टर। को एंजाइम छोड़ दो, मेटालाइन छोड़ दो, लीव दिस। अब न्यूक्लिक एसिड देखो, न्यूक्लिक एसिड समझ लो क्योंकि ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये हमें पता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए हम जानते हैं। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में क्या होगा? डीएनए का जो मॉडल था, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। अब देखो, वॉटसन एंड क्रिक ने आपका डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, डीएनए एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हम बहुत, जब से हमने बायोलॉजी ली होगी तब से हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें माइनर और मेजर ग्रुप्स होते हैं। माइनर मेजर ग्रुप्स मतलब कि ये मान लो थोड़ा बड़ा सा ग्रुप है, ये हो गया मेजर, ये छोटा सा है, ये माइनर। इस तरीके के कुछ ग्रुप्स होते हैं। द टू चेन्स आर एंटी पैरेलल, दो चेन्स जो होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इनमें ना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी तुम लोगों को, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए टी एंड जी सी। यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे होता है जी, और यहाँ होता है सी। देखो, हाँ, ATGC ऐसे ही करके ना पूरी एक, अगर मैं इसको ओपन कर दूं ना तो ये ऐसा लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ऐसा लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें बीच में क्या प्रेजेंट है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन बेसिस को, न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनको क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। एटीजीसी, एटीजीसी क्या है? आपके नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसिस को ज्वाइन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपके नाइट्रोजिनस ये बेसिस जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, एटीजीसी। फिर यहाँ एटीजीसी, या यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो और इसकी जो बैकबोन है वो कैसी बनी हुई है, बैकबोन इज मेड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, मतलब इसमें शुगर फॉस्फेट की चेन होती है, बैकबोन होती है। नाइट्रोजनस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूक्लिक एसिड का डिस्क्रिप्शन था। तो एक ये हमने क्या पढ़ा, एक हमने बेसिक फॉर्म पढ़ लिया, एक बेसिक रिवीजन पढ़ लिया। अगर किसी ने बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और उसके एग्जाम्स एकदम नजदीक आ चुके हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन बहुत अच्छा है कि आप फटाफट एटलीस्ट बेस क्लियर कर लो कि हाँ मुझसे कुछ तो बन ही जाएगा। ठीक है, मैं 100% तो नहीं बट 50% क्वेश्चन इस चैप्टर के अटेम्प्ट कर सकता हूँ। 1 मार्क क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और थोड़ा बहुत हर आंसर में लिख के आ सकता हूँ, इतना आपको इसमें क्लियर हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हों जिन्हें बायोमोलिक्यूल समझ में नहीं आया है, एक क्विक रिवीजन चाहते हैं जो लोग, ये एटलीस्ट ऐसा होगा कि अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसमें क्या होगा कि आप इस वीडियो को देखोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ओके इस चैप्टर में ये टॉपिक इंक्लूडेड है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन अगर आया तो आपसे वो बन जाएगा, मल्टीपल चॉइस आता है तो वो बन जाएगा। तो उस हिसाब से ये वाला वीडियो बना था। डिटेल वर्जन बहुत जल्दी आएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।